Continuing in the chapter of biotechnology principle and processes, in the second lecture today हम बात करने वाले हैं टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जैसे हम प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर या पीछे जो चैप्टर्स हमने पढ़े उनके अंदर हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ना हम लोग ऐसा सेपरेशन नहीं शो कर सकते हैं। हमें हर चीज़ अलग अलग जगह से मिला मिला के समझ समझ के पढ़नी पड़ेगी, तब हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। एनसीईआरटी बात कर रही है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप करी है, यानी रिकम्बाइन करके एक डीएनए को बनाने वाली जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी है, उसके अंदर औज़ार या टूल्स क्या क्या हैं, हमने किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जिससे हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो काम था ये पॉसिबल हो पाया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ हमने क्या बनाया था, हमारा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आपको याद होगा कि मैंने एक वेक्टर डीएनए का इस्तेमाल किया था, यानी मेरे प्लास्मिड का इस्तेमाल किया था, और एक फॉरेन जीन का मैंने इस्तेमाल किया था। इन दोनों को मैंने काटा था, इसको भी काटा था, इसको भी काटा था। किसके थ्रू काटा था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू काटा था। तो मेरा पहला टूल क्या हो गया? मेरा पहला टूल हुआ मेरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा टूल क्या है मेरा? मैंने इन दोनों कटे हुए स्टिकी एंड्स को जोड़ने के लिए किस एंजाइम को डाला था, जिसको मैं मॉलिक्यूलर ग्लू कह रहा था? डीएनए लाइगेज। तो मेरा दूसरा मॉलिक्यूलर टूल क्या हो गया? ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो टूल, सेकंड नंबर टूल है, वो हुआ मेरा डीएनए लाइगेज। अब फिर बन गया मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब मेरा बन गया तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मुझे क्लोनिंग करनी थी। आपको याद हो क्लोनिंग का क्या मतलब था? मल्टीपल कॉपीज़ बनाना। तो हमारा वो एंजाइम जो इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा वो मेरा तीसरा टूल हो गया। और लास्टली वेक्टर भी मेरा एक अपने आप में टूल है जिसकी मदद से मैंने इसको ट्रांसफ़र किया है। और फाइनली मेरा होस्ट भी एक टूल ही है, क्योंकि मैं होस्ट के अंदर इसको भेज के ही इस टेक्नोलॉजी को फाइनल रूप दे रहा हूँ। अब एनसीईआरटी यही कह रही है कि नाउ वी नो फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ़ वी हैव द की टूल्स, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम या लाइगेस वगैरह, और वेक्टर्स और होस्ट ऑर्गेनिज्म, ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। अब इन 5 चीज़ों के अंदर आप गौर करो तो इसको 3 हेडिंग्स में हम बांट सकते हैं। पहली हेडिंग है हमारी एंजाइम्स, दूसरी हेडिंग है हमारी वेक्टर्स, और तीसरी हेडिंग है हमारी होस्ट। एंजाइम्स के अंदर कौन से 3 एंजाइम हो गए? सबसे पहला हमारा मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिसको हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा। दूसरा हुआ हमारा पॉलीमरेज एंजाइम, और तीसरा हुआ हमारा डीएनए लाइगेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हमने वेक्टर को और हमारे जीन को, दोनों को काटा। लाइगेज की मदद से वेक्टर को उससे लाइगेट कर दिया या जोड़ दिया, और पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से हमने इसकी क्लोनिंग करवाई। फिर हमने वेक्टर की मदद से होस्ट के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारे टूल्स का सबसे बड़ा यूज़ था। अब हम लोग अपने टूल्स के बारे में पहले डिटेल में पढ़ें, उससे भी पहले हम ये पढ़ते हैं कि हमें प्रोसेस जो करना है हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, वो कैसे कैसे करना है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। ये जो प्रोसेसेस हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, कोई भी प्रोसेस हो कि भाई हमें एंटीबायोटिक बनानी है, हमें वैक्सीन बनानी है, हमें कुछ भी कोई प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट के अंदर चलने वाला जो प्रोसेस है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बनेगा, उसके प्रोसेसेस क्या हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करेंगे? इन्वॉल्व करेंगे सेवरल स्टेप्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर, इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब वो स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे हमारे डीएनए को। जिस डीएनए के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, सबसे पहले मैं उस डीएनए को आइसोलेट करूँगा। उसके बाद मैं उस डीएनए की फ्रेगमेंटेशन करूँगा। किसके थ्रू? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस के थ्रू। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस क्या हैं हमारे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू। ये एंडोन्यूक्लिएसिस हैं, ये याद रखना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसिस के थ्रू मैं फ्रेगमेंटेशन करूँगा अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की।
अब जब जीन ऑफ इंटरेस्ट की मैंने फ्रेगमेंटेशन करके उसको निकाल लिया है तो मैं आइसोलेट करूँगा उसको, आइसोलेशन ऑफ द डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। और जब मैं इस डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट कर लूँगा उसके बाद मैं अपने वेक्टर के साथ इसको जोड़ूंगा यानी लाइगेट करूँगा। तो लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट इनटू द वेक्टर भी मैं करूँगा। अब जब मैंने इसको वेक्टर के अंदर लाइगेट कर दिया है तो मुझे कहाँ भेजना है इसको, मुझे इसको भेजना है होस्ट के अंदर। तो ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, किसकी मदद से, वेक्टर की मदद से। फिर बात आती है मुझे इसको सस्टेन करवाना है। सस्टेन करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या है अपना ये जो मेरा होस्ट है इसको कल्चर करवाना पड़ेगा। कल्चर द होस्ट सेल्स इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल। इन अ मीडियम, अब ये मीडियम क्या है, नरिशिंग मीडियम है ना, कल्चर मीडियम या जो भी हम लोग इसको कहें, जिसके अंदर हमारा होस्ट जो है पनप पाए। फिर हम कल्चर करेंगे होस्ट को यानी पनपाएंगे ताकि ये ग्रो करे, ग्रोथ अच्छी शो करे, लार्ज स्केल पे ग्रो करे। और जब ये ग्रो करेगा तो इसके अंदर से हम लोग एक्सट्रैक्शन कर लेंगे अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स की। और फाइनली हम प्योरीफिकेशन और सेपरेशन वाला जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग। और इसके बाद हम लोग जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलकर हमें तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। वापस से करें तो सबसे पहले हम लोग आइसोलेशन करेंगे हमारे डीएनए का जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है। उसके अंदर से फिर हम लोग जो है अपना फ्रैगमेंट करके निकालेंगे हमारा डिज़ायर्ड डीएनए का फ्रैगमेंट। और ये जो फ्रैगमेंटेशन करेंगे ये कैसे करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस के थ्रू। जब हमने आइसोलेट कर लिया अपना डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जब हम लोगों ने आइसोलेट कर लिया उसको हम लोग लाइगेट करेंगे हमारे वेक्टर के अंदर। और वेक्टर के अंदर जब हम इसको लाइगेट करेंगे तो वेक्टर अब हमारा क्या करेगा, इसका मदद करेगा डिलीवर करने में यानी ट्रांसफ़र करने में मदद करेगा। ट्रांसफ़र कर देगा ये किसके अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर। और फिर हम लोग होस्ट के अंदर, अब ये जो होस्ट है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जीएमओ है ये होस्ट, क्योंकि इसके अंदर हमारा नया जीन पहुंच गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच गया। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हमारा होस्ट है इसको हम लोग ग्रो करवाएंगे, कल्चर करवाएंगे। और कल्चर करवाएंगे किस स्केल पे, लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर, एक मीडियम के अंदर कल्चर मीडिया देंगे हम लोग इसको। और फिर जब ये लार्ज स्केल पे ग्रो करेगा तब इसके अंदर से जो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था, चाहे वो कोई भी हो, एंटीबायोटिक हो, कोई दवाई हो, कोई वैक्सीन हो, कुछ भी हो, उसकी हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे। और इस एक्सट्रैक्शन के बाद उस प्रोडक्ट की हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस से प्योरीफिकेशन करके फाइनली हमें वो प्रोडक्ट अपना सप्लाई करने वाली फॉर्म में, मार्केट में भेजने वाली फॉर्म में मिल जाएगा। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर हमें क्या क्या टूल्स लगेंगे, वो टूल्स क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़ आती है हमारी टूल नंबर 1, एंजाइम्स। टूल नंबर 1 क्या है हमारा, एंजाइम्स। अब एंजाइम जो टूल नंबर 1 है इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम और डीएनए लाइगेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हम लोग बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें पता है इनको हम लोग मॉलिक्यूलर सिजर कहते हैं। पॉलीमरेज एंजाइम की हम लोग बात करें तो ये क्या करेगा, क्लोनिंग में मदद कर रहा है। लाइगेज को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू, तो ये डीएनए को कट एंड्स को जोड़ देगा, स्टिकी एंड्स को जोड़ देगा। वेक्टर क्या है, वेक्टर हमारा पोस्टमैन की तरह या कैरियर की तरह काम कर रहा है। और होस्ट जो है हमारा, होस्ट ये हमारा टूल है, क्यों, क्योंकि ये अपने अंदर ये खुद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जब इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचेगा और उसके बाद ये प्रोडक्ट बनाएगा जो हमें चाहिए। अब बात आती है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले होस्ट से बात करने की। अब एनसीईआरटी के मैं एक पैराग्राफ की तरफ आपको वापस लेकर के चलूँ जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब एनसीईआरटी आपसे ये कह रही थी, आप इस चीज़ को समझो, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए विच इज़ समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। मोस्ट लाइकली क्या होगा, दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन दी प्रोजेनी सेल्स, है ना। ये चीज़ बात करी थी एनसीईआरटी ने कि आपको लाइकली फेट पता है उस पीस ऑफ डीएनए का जो किसी भी तरीके से हमने ट्रांसफ़र किया है एक एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर। मोस्ट लाइकली क्या देखने को मिल सकता है, ज़्यादातर केसेस में ये जो पीस ऑफ डीएनए है ये मल्टीप्लाई ना कर पाए।
लेकिन हमने इस चीज़ का सल्यूशन निकाल लिया था कि हम लोग इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से अगर जोड़ देंगे तो ये रेप्लिकेट कर पाएगा। अब मेरा जो मुद्दा है यहाँ पे इस पैराग्राफ को वापस उठाने का, वो ये वर्ड है समहाउ, कि हम लोग जो है होस्ट के अंदर ये जो समहाउ कह रहे हैं कि हमने क्या किया है कि विच इज़ समहाउ, ये पीस ऑफ डीएनए जो है विच इज़ समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म। तो ये समहाउ का क्या मतलब है? इस समहाउ के 4 मतलब हैं, 4 तरीके हैं। अब एनसीईआरटी ने क्या बोला कि हम किसी तरीके से, किसी XYZ तरीके से ट्रांसफ़र कर देंगे हमारा पीस ऑफ डीएनए को एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब सबसे पहले हमें यही डिस्कस करना है कि हम किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं अपना पीस ऑफ डीएनए एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर होस्ट में। मतलब ये जो होस्ट है इसके अंदर पीस ऑफ डीएनए को हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो समहाउ वर्ड है इसके 4 मीनिंग हैं। अब वही चीज़ आती है हमारी टूल्स के अंदर, जब हम लोग बात कर रहे हैं होस्ट हमारा एक टूल है और एंजाइम और वेक्टर हमारा टूल है। अब हम लोग होस्ट की बात करें तो होस्ट को हम लोग कंपीटेंट बनाते हैं। ये एनसीईआरटी ने होस्ट के बारे में यहाँ बात करी। होस्ट को हम लोग क्या बनाते हैं? कंपीटेंट बनाते हैं। अब ये कंपीटेंट का क्या मतलब होता है, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने इस पैराग्राफ को लिया कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जेनेटिक्स, जिसको जेनेटिक्स हो गई जिसके थ्रू ही एक ऑफशूट आई है, और सेल बायोलॉजी हो गई या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इन सब के अंदर कंपीटेंस का क्या मतलब है? कंपीटेंस क्या है? कंपीटेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू ऑल्टर इट्स जेनेटिक्स बाय टेकिंग अप एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट इन द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने मूवी देखी है ट्रांसफॉर्मर्स, उसके अंदर क्या हो रहा था, वो जो ऑटोबॉट्स थे वो क्या कर रहे थे, अपने आप को एक गाड़ी से एलियन स्पीशीज़ में कन्वर्ट कर ले रहे थे और एलियन स्पीशीज़ से गाड़ी में कन्वर्ट कर ले रहे थे, कार्स वगैरह में। यानी वो ट्रांसफॉर्म हो पा रहे थे, ट्रांसफॉर्म हो पा रहे थे, इसीलिए उनको ट्रांसफॉर्मर्स कहा गया। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है क्या कि हमारा ये जो सेल है बायोलॉजी के अंदर, हम लोग कंपीटेंस क्या कह रहे हैं उसको? कंपीटेंस एबिलिटी है सेल की, जिस एबिलिटी की मदद से वो बदल लेता है, ऑल्टर कर लेता है अपने आप की जेनेटिक्स को। कैसे बदल लेता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से या एनवायरनमेंट से टेकअप करके एक डीएनए को। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जब उसके अंदर एक नया डीएनए गया है, नई क्वालिटीज़ गई हैं, तो वो एक्सप्रेस करेगा और फिनोटाइप चेंज होगा उसका, तो एक तरीके से उसने हमारा ट्रांसफॉर्मेशन शो करी। ये बेस्ट एग्जांपल मेरे पास जो भी आपको समझाने के लिए है वो यही है, ट्रांसफॉर्मर मूवी वाला, कि उसने क्या किया, दूसरी गाड़ी को देखा और अपना रूप बदल लिया, यानी फिनोटाइप बदल लिया। इसी तरीके से क्या है, कंपीटेंस का क्या मतलब है कि सेल के पास एक एबिलिटी है जिसकी मदद से वो ऑल्टर कर सकता है अपनी जेनेटिक्स को, एक्स्ट्रा सेलुलर या एनवायरनमेंट से, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से एक डीएनए को उठा करके, और अपनी जीनोम के अंदर वो इसको इंसर्ट कर लेगा। और क्योंकि जीनोम के अंदर अब हमारा ये नया पीस ऑफ डीएनए आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो होस्ट का फिनोटाइप चेंज हो जाएगा और एक तरीके से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन शो हो गई। अब बात आती है कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब हमें समझ में आ गया कि कॉम्पिटेंट होस्ट वो होस्ट है जो अपनी जीनेटिक्स को, अपने जीनोम को बदलने की टेंडेंसी शो करता है। कैसे? बाहर से एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए उठाकर अपनी जीनोम के अंदर इंसर्ट कर लेने से। कंपीटेंट होस्ट का मतलब समझ में आ गया अब हमें। अब हम लोग बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी कह रही है सिंस डीएनए इज़ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। अब आपको ये याद रखना है कि जो डीएनए है ये आपका हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। अब डीएनए का डी उठा लो और ये फिलिक का IL उठा लो, क्योंकि एक दूसरा वर्ड एग्जिस्ट करता है, वो क्या है? हाइड्रोफोबिक। तो ये दोनों शब्दों के अंदर सिर्फ ये 2 लेटर्स हैं इनका, जिनका फ़र्क है। अब बात आती है हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब? वाटर लविंग। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर रिपेलिंग। या फोबिया क्या होता है? किसी भी चीज़ का डर, इस चीज़ को कहते हैं, फोबिया को कहते हैं डर। तो हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर को रिपेल करेगा, और हाइड्रोफिलिक का मतलब ये लविंग है, वाटर लविंग स्पीशीज़ है। इस चीज़ को आप कैसे याद रख सकते हो? डीएनए हाइड्रोफिलिक है तो डी उठा लिया और इधर से IL उठा लिया, तो ये क्या बन गया? दिल बन गया हमारा, DIL दिल। इसको ऐसे याद रखना कि डीएनए जो है आपका हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है।
अब क्योंकि डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है और हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो कैसी बनी है, लिपिड की बनी है। तो लिपिड तो हाइड्रोफोबिक्स होते हैं भाई। तो अब क्या करना पड़ेगा, 4 तरीके हमें बताइए एनसीईआरटी की, क्या करना पड़ेगा हमें क्या करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया, हमें फोर्स करना पड़ रहा, अगर हम लोग फोर्स करें बैक्टीरिया को कि क्या कर ले, वो टेकअप कर ले प्लास्मिड को, यानी वेक्टर को टेकअप कर ले, तो बैक्टीरियल सेल्स को सबसे पहले हमें कंपीटेंट बनाना पड़ेगा। मेड कंपीटेंट टू टेक अप द डीएनए, हमें कंपीटेंट बनाना पड़ेगा ताकि वो डीएनए को उठा पाए। सबसे पहला तरीका जो जिसके थ्रू ये हो रहा है, दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विद अ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम, जो इंक्रीज करता है एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम। कहाँ से, थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल। फिर बात आ रही है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, इसको हम लोग फोर्स कर सकते हैं कैसे, इन ऐसे सेल्स के अंदर, बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, और उसके बाद इसको एक थोड़ा सा हीट शॉक देंगे, फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली थोड़ी देर के लिए एट 42 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोगों ने हीट शॉक कहा, और उसके तुरंत बाद वापस इसको हम लोग बर्फ़ में डाल देंगे। ये एनेबल कर देगा बैक्टीरिया को टेकअप करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो पहला तरीका हो गया हमारा ये, पहला तरीका हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक डाइवेलेंट कैटायन, जैसे कि कैल्शियम है हमारा Ca2+, तो ये डाइवेलेंट हो गया, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन हमने डाली हमारे बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। अब इस कॉन्सेंट्रेशन, ये जो डाइवेलेंट कैटायन है, इसने एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर दिया। किस एफिशिएंसी को, कि डीएनए जिस एफिशिएंसी से एंटर करता है बैक्टीरिया के अंदर, अब ये एंटर कहाँ से करता है, थ्रू पोर्स इन इट सेल वॉल, उसके जो सेल वॉल के अंदर पोर्स हैं, सेल वॉल के अंदर जो पोर्स हैं, उसके थ्रू ये एंटर करता है। इसकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ करता है हमारा डाइवेलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम, उसकी एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन। फिर जब इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई, अब दूसरा स्टेप क्या है भाई, अब एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई है आपके काम की, तो आप क्या करो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस सेल के अंदर फोर्स करने की कोशिश करो। अब वो कैसे होगा कि इसको इंक्यूबेट कर दो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंक्यूबेट कर दो सेल्स के साथ, और जब इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंक्यूबेट करेंगे, इंक्यूबेट का मतलब हम लोग इसको बर्फ़ पे रखेंगे, तो क्या होगा, इसके बाद थोड़ा ये हमने इस नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें इसको ब्रीफली जो है हीट शॉक देना है 42 डिग्री सेल्सियस पे, ब्रीफली देना है, और फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग वापस से बर्फ़ पे डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो बैक्टीरिया है ये टेकअप कर लेगा हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो पहला तरीका जिससे ट्रांसफ़र कर पाए हम लोग हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के थ्रू होस्ट के अंदर, वो था डाइवेलेंट कैटायन वाला। दूसरा तरीका क्या है, अब एनसीईआरटी कह रही है दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स। सिर्फ ये अकेला तरीका नहीं है, और भी तरीके एग्जिस्ट करते हैं। अब वो तरीके क्या हैं, आगे बात करें तो पहला तरीका है माइक्रो इंजेक्शन का, दूसरा तरीका है माइक्रो इंजेक्शन का, तीसरा तरीका है बायोलिस्टिक्स या जीन गन का, और चौथा तरीका है डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स को यूज़ करने का। ये 4 तरीके हो गए। सेकंड तरीका हमारा माइक्रो इंजेक्शन का, तीसरा तरीका बायोलिस्टिक्स या जीन गन का, और चौथा तरीका हमारे डिसआर्म्ड पैथोजन का यूज़ करने का। अब एनसीईआरटी को रीड करें डायरेक्टली तो क्या है कि ये जो माइक्रो इंजेक्शन है ये किस केस में देखने को हमें मिल रहा है, इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट कर दे रहे हैं। ऑब्वियसली जब नाम में इंजेक्शन आ रहा है तो इंजेक्ट कर दे रहे हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। किसके न्यूक्लियस के अंदर, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर। और बॉलिस्टिक्स या जीन गन किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बॉलिस्टिक्स, बायोलिस्टिक्स कह लो, बायोलिस्टिक्स या बॉलिस्टिक्स कह लो, या और जिसका दूसरा नाम जीन गन है, ये प्लांट्स के लिए यूज़ होती है, और ये जो माइक्रो इंजेक्शन है ये एनिमल सेल्स के लिए यूज़ होता है। इन अनदर मेथड सूटेबल फॉर प्लांट्स, जिस सेल्स को बॉम्बार्ड किया जाता है, सेल्स आर बॉम्बार्डेड किसके साथ, विद हाई वेलोसिटी किसकी, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन की, जिसके ऊपर कोट किया होता है, क्या, कोटेड विद डीएनए। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, जीन गन कहते हैं या बायोलिस्टिक्स कहते हैं। ये किसके लिए सूटेबल है, प्लांट्स के लिए सूटेबल है।
और तीसरे मेथड के अंदर हम लोग पैथोजन्स को क्या करते हैं, डिसआर्म कर देते हैं, कि यानी पैथोजन बीमारी तो कॉज ना कर पाए लेकिन हमारे वेक्टर को ट्रांसफ़र कर दे। तो पैथोजन को हम लोग उठाते हैं, डिसआर्म करते हैं उसको और इसको यूज़ कर लेते हैं, जिससे उसके अगर ये इन्फेक्ट करवाएं हम लोग इससे सेल को, तो ये ट्रांसफ़र कर देगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये 4 तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, होस्ट को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, या यूँ कह लो होस्ट के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वापस से एक बार इसको क्विकली रिकॉल करें। सबसे पहली चीज़ जिसके थ्रू हम लोग इस होस्ट के अंदर ये डाल सकते हैं वो क्या है, डाइवेलेंट कैटायन को डालो, इसकी स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन होगी। डाइवेलेंट कैटायन डालने का फ़ायदा क्या, कि इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाती है एफिशिएंसी, जिससे डीएनए एंटर करता है बैक्टीरिया के अंदर, उसकी सेल वॉल के अंदर जो पोर्स हैं उसके थ्रू। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग इंक्यूबेट करेंगे बर्फ़ पे, और उसके बाद ब्रीफली जो है इसको हीट शॉक देंगे 42 डिग्री सेल्सियस का, और वापस बर्फ़ पे डाल देंगे, तो बैक्टीरिया हमारा टेकअप कर लेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। दूसरा मेथड जो है एनिमल सेल के केस में माइक्रो इंजेक्शन का देखने को मिलता है, कि एनिमल सेल के अंदर माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ करो। क्या करो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दो न्यूक्लियस के अंदर एनिमल सेल की। तीसरा मेथड जो प्लांट्स के केस के लिए सूटेबल है, प्लांट्स के अंदर हम लोग बायोलिस्टिक्स या जीन गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, माइक्रो पार्टिकल्स लो गोल्ड या टंगस्टन के, उसके ऊपर कोट कर दो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको हाई वेलोसिटी पे बॉम्बार्ड कर दो सेल के अंदर। अब ये चला जाएगा और इस तरीके से हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा इसका। चौथा तरीका क्या है, डिसआर्म्ड पैथोजन का। भाई पैथोजन नॉर्मली अगर पैथोजन होता है हमें बीमारी कॉज कर लेता है, यानी उसके अंदर कोई एबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपना डीएनए ट्रांसफ़र कर पाता है, या जो भी डीएनए उसके अंदर पड़ा हुआ है। अगर हम लोग इन पैथोजन्स को डिसआर्म कर दें तो ये बीमारी कॉज नहीं करवा पाएगा। डिसआर्म कर दिया हमने क्योंकि, और लेकिन हम लोग इसको अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए पकड़ा दें तो ये क्या कर देगा, इन्फेक्ट करके हमारा ट्रांसफ़र कर देगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। इस शब्द पे बहुत इम्पॉर्टेंटली जोर देना, डिसआर्म्ड पैथोजन है ये, डिसआर्म्ड, यानी ये जो है बीमारी कॉज नहीं कर सकता। हो सकता है ये डिस हटा के आपसे पूछ ले स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स में, कुछ भी खेला जा सकता है। एक एक वर्ड एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी कह रही है कि नाउ दैट वी हैव लर्नड अबाउट द टूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हमने अब टूल्स के बारे में पढ़ लिया कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। हम लोग अब वो प्रोसेसेस पढ़ते हैं जिसकी वजह से फैसिलिटेट होती है हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके कि प्रोसेसेस क्या हैं, आइसोलेट करना है हमें डीएनए को, उसको फ्रैगमेंटेशन करनी है उसके अंदर से हमें अपना डिज़ायर्ड फ्रैगमेंट यानी जीन निकालना है, उस जीन को वेक्टर के अंदर जोड़ना है, फिर इसको ट्रांसफ़र करना है होस्ट में, होस्ट को कल्चर करना है, और फिर प्रोडक्ट की एक्सट्रैक्शन करके उसकी प्योरीफिकेशन करके मार्केट में भेज देनी है। ये है हमारा प्रोसेस। और टूल क्या थे हमारे, टूल थे हमारे 3 तरीके के, एंजाइम्स, वेक्टर्स और होस्ट। होस्ट के बारे में हमने सारी बात पढ़ ली कि क्या होस्ट को कंप्यूटेंट बनाना पड़ता है, और डीएनए क्योंकि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है तो दिल से हमने इसको याद रख लिया, और इसके अंदर 4 तरीके हमने पढ़े जिसकी वजह से इसको हम लोग कंप्यूटेंट बना सकते हैं। अब हमारे 2 टूल्स बचे, और वो टूल्स क्या क्या हैं, हमारा पहली कैटेगरी का टूल है हमारे एंजाइम्स, और दूसरी कैटेगरी का टूल है हमारा वेक्टर्स। अब बात करें हम लोग, एक थोड़ी सी बात करें हम लोग किसके बारे में, एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं, लाइगेस है, तो लाइगेस के बारे में हम लोग फंक्शन पहले ही पढ़ चुके। लाइगेस का फंक्शन क्या है, दोनों को जोड़ना, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या मकसद है, इसको काटना। पॉलीमरेज का क्या है, क्लोनिंग करना। वेक्टर का क्या काम है हमारा, ट्रांसफ़र करना, एक पोस्टमैन की तरह काम करना। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे हमारे बाकी के दोनों इनकी, एंजाइम्स जो है हमारा टूल है और वेक्टर जो हमारा टूल है। हम लोग दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को के जो बाकी के 2 चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।